हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961, यानी कि एडवोकेट एक्ट 1961 की मुख्य विशेषताएं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, साल 1961 में हमारी पार्लियामेंट ने एडवोकेट एक्ट को पास किया था, ठीक है, जिसका मेन मकसद था इंडिया के लीगल प्रोफेशन को यूनिफाई करना, यानी देश के सभी वकीलों के लिए एक जैसा कानून बनाना। इस एक्ट के आने से तीन मुख्य चीजें हुई। पहला, इसने देश में एक बार काउंसिल फ्रेमवर्क तैयार किया। दूसरा, इसने अलग अलग तरीके के वकीलों की कैटेगरी खत्म कर दी और एक सिंगल टाइटल बनाया जिसको कहा एडवोकेट, यानी कि अधिवक्ता। और थर्ड काम इसने किया कि इसने एक कॉमन रोल यानी अ, अखिल भारतीय नामावली तैयार की, जिसकी वजह से एक एडवोकेट को देश के हर एक कोर्ट में प्रैक्टिस करने का अधिकार मिल गया। ठीक है। अब ये 1961 ईयर ऑफ इनैक्टमेंट का मतलब है कि ये जो कानून है ना, ये इसका ईयर ऑफ इनैक्टमेंट यानी कि जिस साल इस कानून को पारित किया गया वो क्या है, 1961। इस कानून के जो है ना 16 सेलिएंट फीचर यानी कि मुख्य विशेषताएं इस वीडियो में बताई गई हैं, जिसको हम आगे कर एक एक करके देखेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है 1+28, मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया प्लस स्टेट काउंसिल्स। इसका क्या मतलब है कि हमारे पूरे भारत में एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई है जो सेंटर लेवल पे काम करती है, और 28 स्टेट बार काउंसिल्स हैं जो अलग अलग राज्यों के लिए काम करती हैं। अब हम एडवोकेट एक्ट के फीचर्स को स्टार्ट करें। सबसे पहले आता है कंसोलिडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ, यानी कि मौजूदा कानूनों का सुदृढ़ीकरण, यानी संहिताबद्ध करना। इसका मतलब ना बहुत ही सिंपल है। इस कानून के आने से पहले लीगल प्रोफेशन यानी कि वकीलों से जुड़े जितने भी अलग अलग कानून देश में चल रहे थे ना, उन सभी कानूनों को एक सिंगल एक्ट में सम्मिलित कर दिया, ठीक है, और एक यूनिफाइड स्टैट्यूट यानी कि एकीकृत कानून बना दिया गया। अब लीगल प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग कानूनों को देखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एक ही एक्ट काफी है। नेक्स्ट सेकंड फीचर आता है हमारे पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड स्टेट बार काउंसिल्स, यानी कि भारतीय विधिज्ञ परिषद और राज्य विधिज्ञ परिषद, ठीक है। इसका मतलब है कि एडवोकेट्स एक्ट ने देश में दो अलग अलग लेवल पर बार काउंसिल्स का क्रिएशन किया, यानी कि बार काउंसिल की गठन किया है, ठीक है। पहला है सेंट्रल लेवल यानी कि केंद्रीय स्तर पर एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बनाया गया, और दूसरा है हर एक स्टेट में यानी हर एक राज्य स्तर पर एक स्टेट बार काउंसिल का गठन किया गया है, ठीक है। ये दोनों ही संस्थाएं जो हैं, ये मिलकर देश के लीगल प्रोफेशन और वकीलों के नियमों को रेगुलेट करती हैं। नेक्स्ट फीचर है एनरोलमेंट इन वन स्टेट बार काउंसिल, यानी कि केवल एक राज्य विधिज्ञ परिषद में नामांकन। इसका जो नियम है ना, ये बड़ा साफ और स्पष्ट है। एक एडवोकेट को एक से ज्यादा स्टेट बार काउंसिल में एनरोल्ड होने की अनुमति नहीं है। आप एक समय में केवल एक ही राज्य की लिस्ट में अपना नाम रख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात जरूर है कि अगर जरूरत पड़ रही है तो एडवोकेट्स अपना नाम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करवा सकते हैं, स्थानांतरित करवा सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर होने के बाद वो एक वक्त पर सिर्फ एक ही बार काउंसिल के मेंबर बने रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन रोल ऑफ एडवोकेट्स, यानी अधिवक्ताओं की सामान्य नामावली। देखिए, इसका प्रावधान ना देश के लीगल सिस्टम के लिए बहुत बड़ी बात है। एडवोकेट एक्ट पूरे भारत के लिए कॉमन रोल ऑफ एडवोकेट यानी कि अखिल भारतीय नामावली तैयार करने का प्रावधान करता है, ठीक है। जो भी एडवोकेट इस कॉमन रोल पर रजिस्टर होते हैं, उन्हें ये कानूनी शक्ति मिल जाती है कि वो देश के किसी भी दूसरे कोर्ट में बिना किसी रोक टोक के प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी एक बार आपका नाम इस रोल में आ गया तो आप पूरे देश में कहीं भी वकालत कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई रोका टोकी नहीं की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है सिंगल टाइटल एडवोकेट, यानी कि एकल उपाधि, जिसको कहेंगे अधिवक्ता। अब ये जो नियम है ना, ये लीगल प्रोफेशन को इजी करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। देखिए, एडवोकेट्स और वकील के बीच का जो पुराना अंतर था ना, इस
एक्ट के बाद खत्म कर दिया गया, ठीक है, एबॉलिश कर दिया गया वो डिफरेंस। अब सभी के लिए केवल एक सिंगल टाइटल है विच इज एडवोकेट। अब सभी को एडवोकेट कहा जाता है, ठीक है। ये जो नया टाइटल एडवोकेट बना है ना, ये पुराने चलने वाले अलग अलग नाम जैसे कि लीगल प्रैक्टिशनर, वकील, अटॉर्नी, इन सभी को ना पूरी तरीके से रिप्लेस करता है। यानी अब देश में कानूनी प्रैक्टिस करने वाला हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट कहलाएगा, कोई और नाम से नहीं जाना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सीनियर एडवोकेट्स यानी कि वरिष्ठ अधिवक्ता। देखिए ये जो प्रावधान है ना, वकीलों को उनके काम के बेसिस पर एक अधिकार और एक सम्मान देने के लिए बनाया गया, ठीक है। एडवोकेट्स एक्ट में ऐसे लोगों को सीनियर एडवोकेट का स्टेटस यानी कि सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया गया जो लॉ की फील्ड में ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज रखते हैं, ठीक है। किसी भी एडवोकेट को ये जो दर्जा है ना, उनकी क्वालिफिकेशन यानी कि उनकी योग्यता, उनके एक्सपीरियंस यानी कि उनके अनुभव और उनकी एक्सपर्टीज यानी कि उनकी विशेषज्ञता के आधार पर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एटोनमस स्टेटस टू बार काउंसिल्स यानी कि बार काउंसिलों को स्वायत्त दर्जा। देखिए ये इसका जो प्रावधान है ना, बार काउंसिल्स को इंडिपेंडेंट काम करने की शक्ति देता है, ठीक है। एडवोकेट एक्ट जो है सभी बार काउंसिल्स को एक एटोनमस स्टेटस यानी कि स्वायत्त दर्जा प्रदान करता है। अब जो बार काउंसिल है ना, उसको एक ऑटोनोमस बॉडी यानी कि स्वायत्त निकाय के रूप में पूरा कंट्रोल दिया गया है, जिसे कानून द्वारा कुछ स्पेसिफिक ड्यूटीज या कहें आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी गई हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो काउंसिल्स है ना, ये बिना किसी बाहरी दबाव के अपने फैसले और नियम खुद तैयार कर सकती है, इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सेल्फ गवर्निंग अथॉरिटी है यानी कि ये स्वशासी प्राधिकरण है, ठीक है। लीगल प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए ना बार काउंसिल को एक सेल्फ गवर्निंग अथॉरिटी का अधिकार दिया गया है। यानी वकीलों के पेशे को चलाने के लिए या नियम बनाने के लिए और उन्हें नियम को लागू करने, उन्हें संभालने के लिए ना पूरी शक्ति जो है ना वो बार काउंसिल्स के पास होती है। इसमें किसी भी बाहरी विभाग को इंटरफेयर करने की ना कोई भी परमिशन नहीं होती है। एडवोकेट एक्ट का नेक्स्ट फीचर है ग्लोबल मोबिलिटी फॉर एडवोकेट्स यानी कि अधिवक्ताओं के लिए वैश्विक गतिशीलता। देखिए एडवोकेट एक्ट जो है ना वो एडवोकेट्स के लिए ये संभव बनाता है कि वो ऐसी पोजीशंस पर काम कर सकें जो पूरे वर्ल्ड में एक जैसी हों, ठीक है। अब इस वजह से होता क्या है कि जो भी एडवोकेट प्रोफेशन के लोग होते हैं उस उनको इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिलता है, ठीक है। उनको इंटरनेशनल लेवल पे मान्यता प्राप्त होती है, जिससे इंडियन एडवोकेट्स के लिए ना देश के बाहर के काम करने के भी अवसर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट यानी कि एकल विधायी दस्तावेज। देखिए इस एक्ट ने ना ऐसे प्रोविजन शामिल किए हैं जो पूरे लीगल सिस्टम से जुड़ी जितने भी लेजिस्लेशन है यानी कि जितने भी नियम है ना उन सबको एक सिंगल क्लास या एक सिंगल डॉक्यूमेंट में कंसोलिडेट यानी कि इकट्ठा करने की परमिशन देता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अलग-अलग कानून की जगह अब पूरे लीगल प्रोफेशन के नियम जो है इसी सिंगल लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट में इकट्ठे हैं, जिससे कानून को समझना और अप्लाई करना बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर आता है बार काउंसिल रेगुलेशंस यानी कि बार काउंसिल के नियम और विनिमय। देखिए लीगल प्रोफेशन को ना ढंग से चलाने और नियंत्रित करने के लिए अलग अलग तरह के बार काउंसिल रेगुलेशंस जो हैं वो स्टेट लॉज और सेंट्रल लॉज दोनों में ही लागू किए गए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर जो कानून है उनमें दिए गए रेगुलेशंस ही इस पूरे प्रोफेशन को गवर्न करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन कंसोलिडेशन यानी कि संहितीकरण या एकीकरण पर ध्यान। देखिए ये जो एक्ट है ना ये मुख्य रूप से लीगल प्रोफेशन से जुड़े जितने भी पहले या मौजूदा कानून थे ना, जो एग्जिस्टिंग लीगल लॉज थे उन्हें कंसोलिडेट यानी कि एक जगह इकट्ठा करने पर फोकस करता है, ठीक है। इसका बुनियादी मकसद ही यही है कि वकीलों से जुड़े जितने भी नियम हैं और जो जहां जहां बिखरे हुए हैं उन सबको इकट्ठा करके एक मजबूत और क्लियर फ्रेमवर्क में बांधना, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय मान्यता। देखिए
जो हमारा बार काउंसिल है ना, वो कई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर है, ठीक है? जिसमें इंटरनेशनल बार एसोसिएशन भी शामिल है। अब होता क्या है कि बार काउंसिल जैसे एक रिकॉग्नाइज्ड लीगल एंटिटी है ना, तो इसके पास ये कानूनी अधिकार है कि वो किसी भी तरीके की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सके। क्यों? क्योंकि एक इंडिविजुअल लीगल एंटिटी है। इसके साथ साथ एक लीगल एंटिटी होने के नाते बार काउंसिल किसी पर कानूनी मुकदमा भी कर सकती है, यानी किसी के ऊपर भी केस कर सकती है। और साथ के साथ कोई दूसरा व्यक्ति या कोई संस्था ना इस बार काउंसिल के ऊपर भी मुकदमा यानी कि केस कर सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट काउंसिल्स अंडर ऑल इंडिया काउंसिल, यानी अखिल भारतीय परिषद के तहत राज्य परिषदें। देखिए, जो अलग-अलग स्टेट बार काउंसिल्स हैं, वो ऑल इंडिया बार काउंसिल के कंट्रोल में आती हैं, ठीक है? ऑल इंडिया बार काउंसिल के नियंत्रण में रहकर ही बाकी सारी स्टेट बार काउंसिल्स काम करती हैं, ठीक है? ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पूरे देश में एक कोऑर्डिनेटेड नेशनल फ्रेमवर्क यानी कि समन्वित राष्ट्रीय ढांचा बना रहे और सभी स्टेट में लीगल प्रोफेशंस के नियम जो हैं वो एक जैसे और आपस में जुड़े हों। ठीक है? देखिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटीज यानी कि साझा जिम्मेदारियां। अब ये तो हमें पता है कि स्टेट बार काउंसिल्स और ऑल इंडिया बार काउंसिल्स की ना जो मेन जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, वो बिल्कुल सेम होती हैं, ठीक है? लेकिन स्टेट बार काउंसिल्स को लोकल सुपरविजन भी करना पड़ता है, यानी कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है स्टेट बार काउंसिल की और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वो तो सेम है, लेकिन जिम्मेदारियां सेम होने के बाद भी ना स्टेट काउंसिल्स का मुख्य काम क्या होता है, अपने पर्टिकुलर स्टेट के कामकाज को देखना। ठीक है? इसके लिए अपने पर्टिकुलर स्टेट के लिए ये स्टेट काउंसिल्स जो होती है ना, ये एक ऑटोनोमस एंटिटी के रूप में काम करती है, यानी कि स्वायत्त निकाय के रूप में काम करती है। ठीक है? अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर एक स्टेट बार काउंसिल अपने-अपने स्टेट में ऑटोनोमस एंटिटी के रूप में काम करती है, इसलिए नेक्स्ट फीचर आता है मैंडेटरी स्टेट बार काउंसिल्स यानी कि अनिवार्य राज्य विधिज्ञ परिषद। देखिए, एडवोकेट एक्ट के मुताबिक भारत के किसी भी राज्य में या हर एक राज्य में एक स्टेट बार काउंसिल का होना बिल्कुल मैंडेटरी है, अनिवार्य है। किसी भी स्टेट को इस नियम से छूट नहीं दी गई है, ठीक है? हर जगह इस काउंसिल का जो अस्तित्व है वो होना ही चाहिए, ऐसा मेक श्योर करती है ऑल इंडिया बार काउंसिल, ठीक है? इसी के साथ एडवोकेट एक्ट के कुछ फीचर्स यानी कि उसकी मुख्य विशेषताएँ जो हैं वो खत्म होती हैं। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप इनके सारे हेडिंग्स को एक पेपर पे लिख कर के अगर याद करेंगे तो आपके लिए इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना आसान हो जाएगा। अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।